हरिओम एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में RIMC के जून 2023 के मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, RIMC के जून 2023 के मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर आया था ये जो जून 2023 के मैथमेटिक्स का पेपर था, बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड यस, इट वाज क्वाइट अ डिफरेंट पेपर फ्रॉम ऑल द पास्ट ईयर्स। जो भी आप देखोगे, इस थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो होते हैं नंबर्स वाले हमारे के थोड़े फॉर्मूले लगाए, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया और बना दिया। ये कुछ वैसे नहीं, ये मोर और लेस लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। इनको कहते हैं, हम आप कह सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग और पजल्स वाले क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे सेक्शंस में, वो थे। उस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा पूछा था इन्होंने RIMC के जून 2023 के पेपर में। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बिल्कुल बच्चों के लिए थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था कि इस तरह के पैटर्न पहली बार जब इंट्रोड्यूस अचानक से एग्जाम में होगा। एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे ही प्रेशर रहता है तो बच्चे तो थोड़े हड़बड़ा गए होंगे, शायद इसीलिए रिजल्ट निकालने में भी अभी तक RIMC को काफ़ी समय लग रहा है जून का। ठीक है, बट चलिए क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी सोचने वाले थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। सब क्वेश्चन भी सीखने चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सॉकर का गेम हुआ, ठीक है, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, एंड देयर वर 5 प्रेडिक्शंस। कुछ 5 भविष्यवाणियां की गई, कुछ ऐसी थी वो प्रेडिक्शंस कि कोई ड्रॉ नहीं होगा, नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ, नॉर्थ विल विन, नॉर्थ वोंट लूज, एंड 3 गोल्स वर मेड इन टोटल। ओके, गुड। एंड इसके बाद कहा गया कि क्या हुआ भैया इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली 3 ऑफ दीज प्रेडिक्शंस, ध्यान रखिएगा, 3 प्रेडिक्शंस ही क्या हुए, ट्रू हुए। 3 प्रेडिक्शंस वर टर्न आउट टू बी ट्रू। तो मतलब कि हमें ये बात कह दी गई इस सवाल को देखते हुए कि देखो ये 5 में से आपको 3 तो ट्रू लेने हैं और 2 फॉल्स होने चाहिए, पक्का फॉल्स होने चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का कुछ बात यहाँ पर सोचेंगे हम कि 3 स्टेटमेंट को हमें ट्रू मानना है और 2 स्टेटमेंट्स को हमें फॉल्स करना है एकदम। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि मे बी वाली बात नहीं चलेगी, हम यहाँ कंफर्म होना पड़ेगा। तो हमें तो पता नहीं है कि कौन से ट्रू है, तो हम इसमें क्या है कि हमें हमेशा यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन दिखानी पड़ेगी हमें। जैसे देखिए, अगर इन 5 स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि वोंट बी अ ड्रॉ। अगर इसे हम मानते हैं कि ड्रॉ नहीं होगा, तो अगर ड्रॉ होने के लिए क्या होने पड़ेगा, ड्रॉ होने के लिए आपको इवन नंबर ऑफ गोल्स लगने पड़ेंगे, इवन नंबर ऑफ गोल्स। ये बात तो सही है। और यहां लिखा है नो ड्रॉ, तो नो ड्रॉ अगर होगा तो यहां पर क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ गोल्स, राइट। ऑड नंबर ऑफ गोल्स होंगे तभी तो एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी, हमें नहीं पता कौन हारेगी। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो ये होना पड़ेगा हमेशा कि ऑड नंबर ऑफ गोल्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ गोल्स होंगे, ये हमें श्योर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ, मे भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। नॉर्थ विल विन, चलो अगर सी ट्रू है, अगर हमने सी को ट्रू माना, आप ध्यान से देखना यहां पर, यहां से कहानी बदलती है कि अगर आप कहते हो कि सी इज ट्रू, इफ सी इज ट्रू नॉर्थ विल विन, अगर नॉर्थ जीत रहा है, अगर नॉर्थ विन कर रहा है, देन बी स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। करेक्ट, सी के साथ बी को ट्रू होना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ, तभी तो जीतेगा वो। ठीक है, और ये अपने साथ साथ ए को भी लाता है। अब भाई नॉर्थ जीत चुका है, नॉर्थ विन कर चुका है, तो ड्रॉ तो नहीं हुआ होगा, नो ड्रॉ, तो ए भी ट्रू हो गया। तो 3 स्टेटमेंट तो अपने आप ही लेकर के आ गया। ठीक है, अगर हम सी को ट्रू मानते हैं तो ए और बी ट्रू होगा ही होगा। मतलब हमें श्योर होना चाहिए कि सी और डी दोनों, डी और ई दोनों गलत हों। अब चेक करते हैं, डी बोल रहा है नॉर्थ वोंट लूज। अरे भैया अभी तो हमने कहा कि नॉर्थ विल विन, नॉर्थ जीत रहा है, तो डी भी तो ट्रू हो गया ना कि नॉर्थ वोंट लूज, राइट। नॉर्थ वोंट लूज, ये भी तो ट्रू हो गया, ये भी तो ट्रू हो गया, जो कि नहीं होना था। 4 स्टेटमेंट ट्रू हो गए, ए बी सी और डी भी ट्रू हो गए, जो कि नहीं होना था। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई, इससे एक बात तो हमें श्योर हो गई कि हमारा जो ये सी स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हम सी को नहीं ले सकते हैं क्योंकि जैसे ही हम सी को ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा बी, यानी कि नॉर्थ अगर जीता है तो उसने साउथ के अगेंस्ट गोल किया होगा, यानी बी सही हो गया हमारा। ड्रॉ नहीं हुआ होगा क्योंकि नॉर्थ जीता है, तो ए भी सही हो गया। और डी कह रहा है देयर नॉर्थ वोंट लूज, नॉर्थ हारेगा नहीं, तो ये भी सही है क्योंकि नॉर्थ तो जीता, वो तो हमने ट्रू माना ही है। तो 4 स्टेटमेंट ट्रू हो गए। 5th के बारे में हमें श्योर नहीं है, वो हो भी सकता है ट्रू नहीं भी, पर 4 तो हो गए ट्रू। हमें तो करना था कितने, सिर्फ 3 ही करने थे। 3 ऑफ दीज स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। तो हम सी को नहीं ले सकते हैं, यहां तक कंफर्म हो गया। एक हमारा फॉल्स स्टेटमेंट मिल चुका है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, नॉर्थ विल विन खत्म हो गया। ओके, अब हम मानते हैं कि चलो ए बी और डी को अगर हम रखें, देयर वोंट बी अ ड्रॉ। ओके ठीक है, हो सकता है। नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ, ये भी हो सकता है, मान लिया हमने। नॉर्थ वोंट लूज, अगर नॉर्थ लूज नहीं कर रहा है और ड्रॉ भी नहीं हुआ है, ऐसा कब होगा, ऐसा कभी होगा, तभी होगा
नॉर्थ वोंट लूज और देयर वोंट बी ए ड्रॉ, अगर हम इस स्टेटमेंट को सही मानते हैं कि देयर वोंट बी ए ड्रॉ एंड नॉर्थ वोंट लूज, ये तभी हो सकता है जब नॉर्थ जीत रहा होगा, और हमने ये तभी कहा है कि सी स्टेटमेंट तो फॉल्स है, नॉर्थ तो जीतेगा ही नहीं। ठीक है, नॉर्थ तो जीतेगा ही नहीं, ये बात हमने मान रखी है। ओके, तो यहां से आप ये देखिए कि डी स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता है, डी स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता। फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे इसको ऐसे कि देखो कह रहा है कि नॉर्थ वोंट लूज, अगर नॉर्थ लूज नहीं करेगा तो बी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हम अगर इसको ट्रू मानते हैं तो बी स्टेटमेंट हमारा नॉर्थ वोंट लूज, और अगर हमने ए को लेकर चला है कि देयर वोंट बी ए ड्रॉ, क्योंकि अगर हम डी और ई, ठीक है, नॉर्थ वोंट लूज मतलब कि क्या होगा कि हम अगर सी को मानते हैं गलत है कि नॉर्थ हारा भी नहीं है, नॉर्थ जीता भी नहीं, मतलब मैच ड्रॉ हुआ है, मतलब मैच ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अगर हम डी स्टेटमेंट को कहते हैं कि नॉर्थ हारा नहीं है और नॉर्थ सी तो गलत है मेरा, मतलब नॉर्थ जीता भी नहीं है, मींस देयर इज ए ड्रॉ। तो इन केस ऑफ ड्रॉ, अब ध्यान से देखिए कि ड्रॉ के केस में क्या होगा कि इफ देयर इज ए ड्रॉ, ओके, इफ देयर इज ए ड्रॉ, इफ ड्रॉ, अगर ड्रॉ मैच करवाएं तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कंफ्यूजन है कि मैच को ड्रॉ करवा देते हैं, हम पहले स्टेटमेंट को गलत मान लेते हैं, चलो भैया बहुत बढ़िया, गलत मान लिया आपने कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ, आपने तीसरा स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत मान रखा है, चलो मैं अभी से हटा देता हूं, आपने तीसरा स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत मान रखा है, राइट, कि सी तो मेरा गलत है, ए भी मेरा गलत है, तो आप देखो बी, डी और ई सही होगा, और ई में है 3 गोल्स वर मेड। अब 3 गोल्स अगर मेड होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है ड्रॉ होने की? नहीं, ड्रॉ नहीं हो सकता है, तो मतलब कि ड्रॉ के केस वाला भी कंडीशन जो है वो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला स्टेटमेंट तो सही जरूर करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे यहां से मिल गए मेरे करेक्ट स्टेटमेंट्स कि मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मेरा बी स्टेटमेंट करेक्ट है और मेरा ई स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए कैसे, अब देखिए कैसे, ठीक है, और ये स्टेटमेंट गलत है सी और डी। अब देखिए कैसे, देखो बाल को मैं थोड़ा इसे हटा दे रहा हूं, चलिए देखिए, पहला कहता है देयर वोंट बी ए ड्रॉ, वेरी गुड। नो ड्रॉ के केस में क्या होगा? देयर वोंट बी ए ड्रॉ, देयर वोंट बी ए ड्रॉ मतलब ऑड नंबर ऑफ गोल्स, ऑड नंबर ऑफ गोल्स, वेरी गुड, ठीक है। नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ, नॉर्थ जो है साउथ के अगेंस्ट स्कोर करेगा, हो सकता है नॉर्थ ने अपना कोई गोल मारा होगा, नॉर्थ जो है गोल करेगा अगेंस्ट साउथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है 3 गोल्स वर मेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 गोल्स अगर मारेंगे तो यहां पर भी तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बन गई कि चलो भैया 3 गोल्स लगे हैं, जिसमें दिखाना है नॉर्थ ने साउथ के अगेंस्ट स्कोर किया और ड्रॉ भी नहीं हुआ मैच। मतलब कि अगर स्कोर ऐसा हो 2-1, 2 गोल फ्रॉम साउथ टीम एंड 1 गोल फ्रॉम नॉर्थ टीम, आप देखो सारी प्रेडिक्शन हमारी सही हो गई, सारी प्रेडिक्शन हमारी सही हो गई। 2-1 नॉर्थ ने साउथ के अगेंस्ट स्कोर भी किया, मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ और 3 गोल भी लगे टोटल। सो द आंसर इज, अंतिम स्कोर क्या था, व्हाट वाज द फाइनल स्कोर? सो फाइनल स्कोर इज 2-1, 2-1 साउथ नॉर्थ, साउथ हैज स्कोर 2 गोल्स अगेंस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ हैज स्कोर 1 गोल्स अगेंस्ट साउथ। ओके, सो यहां पर आपका पहला सवाल समाप्त होता है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नेचुरल नंबर एक्स वाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है ना। चलिए करते हैं इसको, क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान से एक एक चीज को समझना है एकदम। सवाल में जो है एक एक चीज को आप समझें। सबसे पहला बोला है कि नेचुरल नंबर एक्स वाई, सबसे पहला पॉइंट यहीं पर हमारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि एक्स और वाई कैसे नंबर होने चाहिए, तो एक्स और वाई जो नंबर होने चाहिए वो होने चाहिए नेचुरल। यहां से आपकी बात निकल के आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो अब इक्वेशन क्या गिवन है हमें, तो हमारा इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। चलो ये इक्वेशन हमारा गिवन है। देखो सबसे पहली बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहां भी दिखे, जहां भी इस फॉर्मेट में दिखे, आप समझ लीजिए कि आपको उसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए वो सवाल कह चुका है। ठीक है, तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 11। नाउ बच्चों अब यहाँ पर देखो, ये नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि एक्स और वाई कैसे नंबर थे, नेचुरल नंबर थे। अगर रियल नंबर यहाँ रहता ना तो गेम ही बदल जाता, सवाल ही बदल जाता पूरा। ठीक है, तब फिर मुश्किलें खड़ी हो जाती। यहाँ देखो आपको कहा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से देखो तो मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई जो होंगे वो कैसे नंबर होंगे, तो एक्स और वाई विल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टिल गोज टू इंफिनिटी, और ये कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। आपने पढ़ा है गिनती की सारी नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, गिनती की सारी संख्याएं, एक से गिनती शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0 से होल नंबर्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक एक्स वाई ये जाएंगी। अब आपको पता है कि एक्स और वाई अगर इंटीजर्स है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट, तो एक्स और वाई अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जब ऐड होंगे तो हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ये दोनों कैसा नंबर देंगे, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर
देंगे बालकों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि दोनों खुद में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। नाउ देखो x और y दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो एक इंटीजर देंगे, ये तो कंफर्म हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड। नाउ हमारा प्रोडक्ट क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। हमारा प्रोडक्ट कैसा है? हमारा प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर है ना। जब एक पॉजिटिव नंबर एक प्रोडक्ट में आ रहा हो और दो इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर हो रहे हो या कोई भी नंबर हो, ठीक है। नंबर 1 इंटू नंबर 2, नंबर 1 इंटू नंबर 2 जब आप करें और इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर आए, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो पॉसिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, पॉसिबिलिटी सिर्फ यही बनती है बालकों कि क्या हो, ये दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, या फिर ये भी निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो, तभी वहां पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहां पर हमने एक चीज देख रखा है कि हमारा n1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो हमारा श्योर है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं। दो पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। और ये कहां से कैसे हमने पता करा कि ये दो पॉजिटिव नंबर हैं? क्योंकि x और y नेचुरल नंबर है, ठीक है। नाउ n2 पॉजिटिव नंबर होना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है। तो हमारा जब n1 पॉजिटिव है तो n2 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये भी हमारा एक कैसा नंबर है? ये भी हमारा एक पॉजिटिव नंबर ही है। एंड ये भी कंफर्म हो गया कि x को जैसा हमने अभी लिखा है x माइनस वाई लिखा है, तो x शुड बी ग्रेटर देन y। यहां से ये भी बात निकल गई, ठीक है। अब दूसरी बात, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे क्या रहा है? 11। तो अब यहां पर भी देखिए बहुत अच्छा नंबर है ये, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे क्या रहा है बालकों? तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है 11। और 11 कैसा नंबर है बालकों? तो 11 है हमारा प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को अगर हमें दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है? हर एक प्राइम नंबर को आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हो। कैसे? तो आपको पास पता है कि प्राइम नंबर जो होते हैं इनका तो बस दो ही फैक्टर होता है, कौन? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हमारा ये जो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये इसका फैक्टर्स हैं, क्योंकि फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो हमें नंबर मिलता है, राइट। हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो 11 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों फैक्टर्स हैं। इसमें एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, मतलब 11 होगा। तो आपको पता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ा वाला नंबर मिलेगा मुझे। तो x प्लस वाई 11 है और x माइनस वाई को 1 ही होना पड़ेगा। कंफर्म हो गया, बात हमारा श्योर हो गया, ठीक है। यहाँ ये प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से हमने वो समझा, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव, ये मजेदार सवाल है था ना। चलो तो यहाँ से हम अब इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। हमें मिल गया कि x प्लस वाई जो है वो कैसा है? तो 11 है। और मैं थोड़ा सा इसको, चलिए थोड़ा इसको सफाई कर देता हूँ इधर। चलो तो हमें पता चल गया कि x प्लस वाई को क्या होना पड़ेगा? तो ये इसको होना पड़ेगा 11 इंटू एक्स माइनस वाई को होना पड़ेगा 1। तभी पॉसिबिलिटी है इसके आने की, बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किससे हो सकता है? नंबर एंड 1, ठीक है। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 11, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो द आफ्टर सोल्यूशन व्हाट वी विल गेट, इसको सॉल्व करना आई होप आप सभी को आता होगा। ये दोनों कटेगा, दिस इज 2x इज इक्वल टू 12, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द डिवाइजर्स वेयर n इक्वल टू, बहुत ही सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल था। तो हमारा गिवन नंबर क्या है? तो हमारा गिवन नंबर्स था n इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर इंटू 29। सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन अभी तक तीनों में, ठीक है। अब इसमें क्या है बोला है, इसके डिवाइजर्स बताइए। डिवाइजर्स क्या होते हैं? डिवाइजर्स वो नंबर होते हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। चलो भाई कोई बात नहीं, तो खत्म हो गया सवाल हमारा। तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कौन कौन करेगा? इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो दिख रहा है हमें यहाँ पर कौन कौन है। तो 13 से तो कट ही जाएगा ना, बाई 13 करेंगे तो इंटू, और सॉरी इंटू नहीं लिखता हूँ मैं, अलग अलग करके लिखता हूँ। 29 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगला कौन से नंबर है? 13 का स्क्वायर, उससे भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी 13 इंटू 30
विच इज इक्वल टू 169। ठीक है, नेक्स्ट कौन से नंबर आएंगे, तो 13 इंटू 29, हमने एक 13 इससे लिया 29 इससे लिया, वो भी नंबर भी सही मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, तो 13 का स्क्वायर इंटू 29, ये खुद जो है वो खुद तो इसका डिवाइजर होगा, खुद तो इसको कट करेगा ही एक बार में। ठीक है, तो ये सारे इसके डिवाइजर्स हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राम वेयर ईच डिस्टिंक्ट लेटर इनकोड्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट। चलो ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यहाँ पर जो क्रिप्टोग्राम हमें दिया हुआ i प्लस एच ई लिखा हुआ है कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, i प्लस 8 टाइम्स एच इक्वल टू यूएस लिखा हुआ। और करना क्या हमें करना कुछ ऐसा है कि हर एक जो डिस्टिंक्ट लेटर है, हर एक जो अलग अलग लेटर है, उसे हमें एक डिस्टिंक्ट डिजिट देना है। ठीक है, मतलब कि लेटर्स क्या होते हैं, A to Z लेटर्स होते हैं और डिजिट होते हैं हमारे 0 से लेकर के 9 तक। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसको अगर हम शॉर्ट करके लिखें थोड़ा सा इक्वेशन को, तो i प्लस 8 टाइम्स एच ई इज इक्वल टू यूएस। सबसे पहला चीज तो देखिए आपको यही समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसको छोटा करके लिखे तो आपको बढ़िया दिखेगा, क्योंकि हमें देने हैं इन्हें डिजिट्स। तो पहले हमारे जो अलग अलग डिफरेंट लेटर्स हैं उसको पहले हटा लेते हैं। हमारे पता चला कि अरे भाई एच और ई ही आया 8 टाइम्स, हमें एक एच और एक ई को दे देंगे, वही सबके लिए रहेगा, राइट। तो हम 8 टाइम्स एच ई कर लिए और आई इक्वल टू यूएस। तो हमें आई एच ई यू और एस को अलग अलग डिजिट्स देने हैं। ओके, वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं सोचना। तो सबसे पहले सोचते हैं कि एच ई तो क्या है, एच ई इज ए 2 डिजिट नंबर, एच ई इज ए 2 डिजिट number. Since it is a 2 digit number, this implies that h can't be 0, क्योंकि अगर आप 2 डिजिट नंबर है ना, अब यूनिट डेसिमल डिजिट पे अगर आप 2 रख दीजिएगा, टेंस डिजिट पे 2 रख दीजिएगा, नॉट डेसिमल डिजिट, टेंस डिजिट पे 2 रख दीजिएगा तो बनेगा नहीं 2 डिजिट नंबर, तो इसलिए ठीक है, तो h can't be 0। चलो ये बात तो कंफर्म हो गई। नाउ क्या क्या h हो सकता है, तो यहाँ पर एक देखते हैं कि हमें रिजल्ट में ना 2 ही डिजिट का नंबर चाहिए। हमें 8 टाइम्स कुछ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें कोई डिजिट ऐड करनी है, और ये सब करने के बाद हमारा रिजल्ट भी 2 ही डिजिट का होना चाहिए, 2 ही डिजिट का। ठीक है, तो क्या h 1 हो सकता है, h क्या 1 हो सकता है, तो 1 अगर कहें कैन h be 1, अगर देखें h 1 तो 1 और e के जगह पर कुछ रखते हैं 10 11 12, तो हाँ 10 इंटू 8 80 है भाई हमारे पास जगह है ना, तो 1 तो हो सकता है। कैन h be 2, अगर हम h को 2 रखते हैं तो जैसे ही 2 रखेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं 20 से, तो 20 इंटू 8 360। अगर h को 2 रखते हैं और e को हम अगर 0 भी रखें तो बनाएगा ये मिलकर के सबसे मिनिमम नंबर 20, 2 से बनने वाला सबसे छोटा नंबर 20, और 20 इंटू 8 क्या हो जाएगा 160। ये क्या है, इट्स अ 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर है, सो दिस इज कांट बी यूएस, यूएस इज ए 2 डिजिट नंबर है ना, तो ये 3 डिजिट नंबर पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो खत्म। h जो है वो 2 नहीं हो सकता है, h 0 नहीं हो सकता है, तो h का हमारा रिजल्ट आ गया, h का हमारा रिजल्ट आ गया कि व्हाट कुड बी h, तो h कैन ओनली बी 1, h कैन ओनली बी 1, h का रिजल्ट हमारा आ चुका है। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, h का रिजल्ट तो आ गया। अब आगे देखते हैं, e के लिए सोचते हैं अब, है ना, e के लिए सोचते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ा नंबर यही है, यहीं पर सारा गेम होना है। तो यूएस के बारे में अगर हम सोचें तो यूएस के देखेंगे अगर, तो क्या है भाई, तो e को हम 0 से शुरू करते हैं, e को हम 0 से शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हम 1 0 नंबर बिठाते हैं कि 1 0, h तो हमारा कंफर्म हो गया 1 इंटू, और उस पर e आएगा 0, तो 0 इंटू 8 80, ये तो होना ही है 80 है ना। तो जैसे ही 80 होगा, अब आप देखो अगर कोई नंबर जिसके एंड में 0 है, अब i एक 1 डिजिट नंबर है, i एक सिंगल डिजिट नंबर होने वाला है, तो इसमें हम यहाँ जो भी डिजिट ऐड करेंगे ये क्या बनेगा, 8i बनेगा, 8i बनेगा, यानी कि u और s को ये मिलेगा, u और s को ये मिलेगा। तो i जो है यहां पर देखो प्रॉब्लम कहां पर है, देख रहे हो, s और i बिल्कुल सेम है, u के लिए तो 8 मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन i को जब s मिलेगा तो सेम, क्योंकि हम 80 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 8i बन के आएगा हमारा नंबर है ना, और वो s को मिल जाएगा, जब s को मिल जाएगा वही नंबर, तो प्रॉब्लम है, रिपीट हो गया, रिपीट हमें करना नहीं है, तो हम 1 0 तो नहीं रख सकते, क्योंकि 1 0 से 80 बनेगा, प्रॉब्लम है हमारे पास। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, 1 1 रख सकते हैं क्या, 1 1 e के जगह पर 1 रख दें, 1 तो हमारे पास जगह ही नहीं, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी h खा चुका है, तो अब बचता है हमारे पास 2, कि e के जगह पर रखो 2, ठीक है। तो e के जगह पर अगर हम लोग 2 रखते हैं, है ना, तो हमारा नंबर कुछ बनेगा 1 2, है ना, जब हम e के जगह पर 2 रखेंगे, 12 इंटू 8 96,
96। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ना 9 कहीं आया था, ना 6 कहीं आया था, ना 1 और 2। चलो भैया अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। अब हम i के जगह पर 1 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि 1 बुक हो चुका है, 2 तो रख नहीं सकते हैं, 2 बुक हो चुका है, 3 रख सकते हैं क्या? 3 अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है 96 प्लस 3 99। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्योंकि फिर u और s दोनों रिपीट हो गया, u में भी 9 और s में भी 9, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास i के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखो e का कंफर्म हो गया कि e को तो 2 ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम e के जगह पर 3 रखेंगे, अगर हमें करना होगा 13 into 8, कि किसी ने सोचा कि i के जगह पर 3 रख दो फिर, तो 3 अगर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 8 3 24 और 104। इट्स अ 3 डिजिट नंबर, नहीं चलेगा ये, है ना। तो i के जगह e के जगह पर 2 कंफर्म हो गया। अब अगर हम i के जगह पर सोचते हैं तो i के जगह पर 0 तो रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। i के जगह पे 1 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 ले लिया है h ने। i के जगह पे 2 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। 3 रख सकते हैं क्या? 3 तो नहीं आया है, नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 96 प्लस 3 क्या बनेगा बच्चों? 99 बनेगा, है ना, जो कि u और s को देना है आपको। दोनों का सेम डिजिट हो गया ना, सेम डिजिट नहीं चलेगा। i के जगह पे 4 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये 100 बन जाएगा, 3 डिजिट नंबर। तो i का भी फिक्स हो गया हमारा 0। सो दिस इज व्हाट वी गेट। और उसके बाद फिर u को क्या मिलेगा? तो u को मिलेगा 9 और s को मिलेगा 6, 96, है ना। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बनता है? तो फाइनल इक्वेशन में अगर आपको बना करके दिखाऊं, चलो जगह की कमी हो गई थोड़ी सी, पर ठीक है बनाते हैं। देखिए फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। तो हमने जो दिया है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो हमारा फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, i प्लस 8he इज इक्वल टू यूएस था, है ना। तो i इक्वल्स टू 0 है, 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 96। सारे अलग अलग डिजिट, टेंशन खत्म, सवाल सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर विच सैटिस्फाई द इक्वेशन 2x क्यूब इक्वल टू y4। बहुत बढ़िया, इक्वेशन क्या गिवन है? 2x क्यूब इज इक्वल्स टू y टू द पावर 4 एंड फाइंड एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें फाइंड करना है एटलीस्ट 2 जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं क्या समझ आता है, तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि देखो यहाँ तो पावर 4 लिखा हुआ है, पावर 3 लिखा हुआ है ना, और ऊपर से और क्या है, ऊपर से कुछ भी बेस सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, करे तो करे क्या। और एक्सपोनेंट्स में हमने देखा है कि हमारा सबसे पहला एम क्या होता है, हमारा सबसे पहली कोशिश हमारी हमेशा ये होती है, हमारी पहली कोशिश हमेशा ये होती है कि भाई कुछ भी करके ना बेस सेम कर दो, कुछ भी करके तुम बेस सेम कर दो, ठीक है, सॉरी पावर सेम कर दो, तो क्या होगा, बेस को हम इक्वेट कर देंगे, या फिर बेस सेम कर दो तो पावर इक्वेट कर देंगे। दोनों में से कुछ भी करने की कोशिश करते हो, बेस सेम करोगे तो पावर को हम बराबर बराबर कर लेंगे, पर पावर तो हमारा यहाँ कांस्टेंट है तो बराबर क्या करेंगे। दूसरा होता है कि पावर अगर कांस्टेंट हो गया तो पावर को छोड़ दो, बेस सेम पावर सेम कर दो, ताकि क्या हो जाए, बेस को हम इक्वेट कर दें। अब यहाँ पर दिख रहा है कि पावर तो 3 है 4 है, सेम कैसे करें, तो कर सकते हैं, हाँ 2 दिख रहा है ना, 2 और x। अब आपको पता है कि x इंटू 2 अगर करें, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है, x इंटू 2, ये जो 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं ये मान लूँ इक्वल टू y की पावर 4, ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ कि मेरा x भी अगर 2 होता, अगर x भी मेरा 2 होता, x भी मेरा 2 होता, ठीक है, तो 2 की पावर 1 इंटू x को भी अगर हम 2 समझते, क्योंकि हमें बताना है एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, और इसकी पावर 3 होती इक्वल टू y की पावर 4, तब क्या यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते थे, 2 इंटू 2 का पावर 3, ये ऐसा बनता ना, बिल्कुल ठीक है, जिसको हम लिख सकते थे 2 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू y की पावर 4। पावर हमारा सेम हो गया, पावर सेम है, दोनों नंबर सेम है, तो बेस भी सेम होना चाहिए, देयरफॉर y शुड आल्सो बी इक्वल टू 2, y शुड आल्सो बी इक्वल टू 2। तो हमारा एक पेयर तो यहाँ से आ गया, कि क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, एक पेयर तो हमारा यहाँ बन गया। अब हम अगले पेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये कंप्लीट थोड़ा सा आपको ये सवाल जो है, एक सवाल को डायरेक्टली कोई मेथड या फॉर्मूला ऐसे नहीं कि पुट करेंगे आ जाएगा कोई ऐसा एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, आपको ऑब्जर्वेशन करना ही पड़ेगा इस इक्वेशन में, ठीक है, कि हम क्या ऑब्जर्व करें बेहतर तरीके से, ताकि हमारा सवाल जल्द से जल्द सॉल्व हो। ठीक है, अब अगला चीज देखना पड़ेगा कि हमें फिर से कुछ इस तरह से इसको तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा इस तरह से, ताकि क्या हो कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए, हमारा जो है पावर सेम हो जाए, बेस सेम, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ दिख रहा है हम पावर को सेम कर सकते हैं क्योंकि बेस में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं,
और वेरिएबल तो हमें फाइंड आउट करने हैं ना, तो पावर को सेम करने के फिर से कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो देखेंगे अगर, तो अब यहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा, कुछ बातें करनी पड़ेंगी। क्या माननी पड़ेगी, तो हम मानते हैं कि लेट, इस पेयर के लिए मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट, अब आपको होगी ये अचानक से कहाँ से आ जाता है, नहीं अचानक से नहीं आता है, प्रैक्टिस से आता है ये, है ना, ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। x की पावर 2 के आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो x की पावर जब आप 2 के लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 2 का पावर k उस पे पावर 3 इज इक्वल्स टू y पे पावर 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर हो गया 2 इंटू यहाँ पर पावर 1 इंटू 2 का पावर 3 के, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब अगली लाइन हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू y का पावर 4। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, देखो 3k प्लस 1 जो है, 3k प्लस 1 जो है उसे 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। 3k प्लस 1 शुड ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 4, इसे होना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर बेस को बराबर कर पाएंगे, बेस को ठीक ठाक तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो इसे हम ना थोड़ा ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि कैसे लिखना चाहिए इसको, तो इसको थोड़ा इस तरह के फॉर्मेट में अगर हमें लिखना है, कुछ तो बेस सेम करने का तरीका है, x की पावर a उस पे पावर b, कुछ इस तरह का अगर हम तोड़ मड़ोड़ करने की कोशिश करें तो, ठीक है, तभी हम इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कैसा क्या करें क्या नहीं करें, ताकि कुछ हो जाए। अब देखिए y की पावर 4 लिखनी है हमें, और यहाँ है 3k प्लस 1, तो क्या करें, तो k की कौन सी मल्टीपल अगर हम लें, हमें ये पता चल गया कि 3k प्लस 1 जो होना चाहिए, 3k प्लस 1 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, ये होना चाहिए, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब k की वैल्यू क्या रखना शुरू करें कि इसको, तो आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 प्लस 1 4, ठीक है, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 यहाँ पर चल सकता है, ये एक है। दूसरा क्या है, k की पावर 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 7, ऐसे करते करते जब आप k की पावर 5 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 3k प्लस 1 16 बनेगा, है ना। तो 4k इक्वल्स टू 5 आप लिख सकते हो 2 की पावर 16 इज इक्वल्स टू y की पावर 4। देखो इसलिए हम इसको ऐसा लिखे k की पावर 5 नहीं चले, क्योंकि 2 की पावर 4 में रख के आप इसको नहीं इस फॉर्मेट में तोड़ सकते थे, ठीक है, इसको आप इस फॉर्मेट में नहीं तोड़ सकते थे। अब यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 की पावर जब 16 है, हमें पावर बराबर करने हैं ना, हमें पावर बराबर करने हैं, तो हम ऐसा नहीं सकते। आप जब 2 की पावर 4 रखोगे तो 2 की पावर 4 इक्वल टू y की पावर 4, तो आपने ये पेयर ऑलरेडी निकाल रखा है, ये पेयर आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, 2 की पावर 4 इक्वल टू y की पावर 4 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसलिए आप k इक्वल टू 1 नहीं रख सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ और दूसरा पेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 16 को रखें, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, 2 की पावर 16 है, y की पावर 4 है, तो हम इसे ऐसे अब लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 उसकी पावर 4। अब यहाँ पर देखो हमारा गेम हमने बदल दिया अपना, यहाँ पर हमने गेम बदल दिया, हमने लिखा 2 की पावर 16, ठीक है, इस इक्वल्स टू y की पावर 4। अब इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 4 का पावर 4 इक्वल टू y की पावर 4। मिल गया हमारा, पावर हमारा सेम, तो बेस हमारा सेम होना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर इक्वल्स हैं, तो हमारा दूसरा पेयर मिल गया, y शुड बी इक्वल्स टू 2 की पावर 4, y शुड बी इक्वल्स टू 2 की पावर 4, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं फिर से, ठीक है, यहां हमारा फाइनल रिजल्ट है, तो y इक्वल्स टू 2 की पावर 4 हमें मिल गया एक नंबर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या माना था, k इक्वल टू 5 माना था, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या माना था हमने, 2 की पावर k, है ना, x इक्वल टू 2 की पावर k हमने माना था, कहाँ माना था, यहाँ पर देखो माना था हमने x इक्वल टू 2 की पावर k, और k की किस वैल्यू के लिए हमारा नंबर मिला, तो k की 5 वैल्यू के लिए, तो x इक्वल टू 2 की पावर k, और 4k इक्वल टू 5, 4k इक्वल टू 5 हमारा रिजल्ट आया है, तो हमारा नंबर आ गया x इक्वल टू 2 की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 32। हमारा दूसरा पेयर क्या हो गया बच्चों, 16 और 32। मजेदार सवाल, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगी दूसरे पेयर ढूंढने में। हमें हमेशा इस तरह के सवाल में ध्यान रखना है कि या तो हमें बेस सेम करना पड़ेगा या पावर सेम करना पड़ेगा। बेस तो हमारा वेरिएबल है, तो हमें सेम क्या करना पड़ेगा,
पावर ही। पहला में भी हमने वही किया, हमने देखा 2, अगर x भी हमारा 2 हो जाएगा तो दोनों के पावर 4, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू y की पावर 4 हमने कर दिया, y इक्वल टू 2, एक पेयर हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, दूसरा पेयर में हमें कुछ ना कुछ तो करके तोड़फोड़ करना ही था, कोई उपाय नहीं था, तो x इक्वल टू 2 के हमने माना, अज्यूम किया। उसके बाद जब हम इस फॉर्मेट में लिखे, यहाँ से हमने कुछ भी नहीं है, सिंपली एक्सपोनेंट का, यहाँ पर 3k + 1 को हमें 4 का मल्टीपल करना ही था, तभी हम उसको इस फॉर्मेट में कुछ ऐसा लिख सकते थे ना, क्योंकि हमें ऊपर 4 करना है, हमें पावर सेव करने हैं ऊपर 4। तो ये तभी होगा जब 4 का मल्टीपल ऊपर रहेगा, तभी तो हम बाहर 4 निकाल के रख देंगे और अंदर 4 कर देंगे, ताकि जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर पाएं उसको, तब ये बाहर हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। बाहर हम मेरा 4 तभी निकल पाएगा जब हम अंदर भी उससे निकाल काट करके रख सकते हैं, डिवाइड करके रख सकते हैं। तो हमें ये इसको 3k + 1 को 4 का मल्टीपल करना ही पड़ेगा। तो k की वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी k की वैल्यू 1 में आती है उसकी मल्टीपल, बट वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, है ना। k = 1, 3k + 1 4 निकाल चुके हैं। तो इस तरह से करते हुए k = 5 पे आपका आएगा 2 की पावर 16 इक्वल्स टू y की पावर 4, जिसको हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं और वहां से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The year 2009 has the following property. No matter how one rearranges the digits, one cannot obtain a smaller digit. One cannot obtain a smaller digit, smaller 4-digit number. We don't allow numbers to start with 0. ठीक है. What is the next year that has this property? अब देखो, सिंपल सी बात है, इस आपको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या कह रहा है कि 2009 जो है उसके पास एक प्रॉपर्टी है। आप इस 4 डिजिट को जैसे इच्छा हो, 3 डिजिट है इसमें, जैसे इच्छा हो अरेंज कर लो, आप इससे छोटा नंबर ना नहीं बना सकते हो, आप इससे छोटा नंबर नहीं बना सकते हो। तो आपसे पूछा है कि नेक्स्ट ईयर कौन सा है, इसके बाद वाला कौन सा ईयर है जिसमें सेम प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। और कंडीशन क्या है कि वन कैन नॉट ऑब्टेन ए स्मॉलर डिजिट, वी डोंट अलाउ नंबर्स टू स्टार्ट विद 0, 0 से नहीं स्टार्ट करना है बस, और कुछ नहीं बोला है, रिपीटेशन किसी में कुछ नहीं बोला है। तो आपको नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, तो जब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगेन रीजनिंग है ना, लॉजिक, तो 2022 वो ईयर आएगा जहां पर आप छोटा नंबर, इसको किसी भी तरीके से अरेंज कर लीजिए, आप नहीं बना पाओगे इससे स्मॉलर नंबर इन डिजिट्स की मदद से। ठीक है, आप देख भी सकते हो इसमें। बाकी इसके पहले के कोई भी साल को लोगे आप, हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिससे आप उसको डिजिट को छोटा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन एलियन फ्रॉम अ प्लैनेट ऑफ टाओ सेड, क्या क्या कहा है, चलिए लिखते जाते हैं। टाओ सेड आई व्हेन ही अराइव्ड ऑन द अर्थ। ओके, सबसे पहले उसने कहा, सबसे पहला उसका वर्ड था ए, ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, वो तो सब में लास्ट में तो रहने देते हैं। ठीक है, तो मंडे को वो कहता है ए, उसके बाद है ऑन ट्यूसडे ही एक्सक्लेम्ड ए वाई। ओके, ट्यूसडे को थोड़ा एक और लेटर सीख गया तो ए वाई कह दिया। ठीक है, पहले लिखते जा रहा हूं मैं इन्फॉर्मेशन, फिर आपको मैं इस सवाल भी एक बार जरूर फिर से एक्सप्लेन करूंगा। वेडनेसडे को कहा उसने ए वाई वाई ए, अच्छा ओके, यहां पर देखिए थोड़ा कुछ तो उल्टा पुल्टा किया है। ठीक है, थर्सडे को क्या लिखा किया उसने ए वाई वाई ए, अच्छा सेम ऊपर वाला पहला, उसके बाद फिर वाई ए वाई, अच्छा इसको लट दिया। ठीक है, व्हाट विल ही से ऑन सैटरडे, मतलब फ्राइडे नहीं, सैटरडे को क्या कहेगा वो आंसर बताना है, तो पहले फ्राइडे पता करना पड़ेगा हमें। देखो बच्चों, सवाल क्या कह रहा है कि कोई एक एलियन आया, ठीक है, वो जादू आया धरती पर, और जादू नहीं कहने को बजाय इस बार क्या कह रहा था वो, इस बार कह रहा था आया ये सीख रहा था वो, है ना। तो क्या कहा उसने कि मंडे को ए कहा सिर्फ, ट्यूसडे को मंडे को ए कहा, ट्यूसडे को ए वाई, थर्सडे को ए वाई वाई ए, वेडनेसडे को, थर्सडे को उससे आगे कुछ सीखा। इस पैटर्न में वो सीख रहा था लेटर्स को। ठीक है, तो हमें बताना है कि फ्राइडे सैटरडे क्या होगा। बेसिकली ये कुछ नहीं, ये सिंपल आपका पैटर्न है, रीजनिंग में आप बनाते भी होंगे। ठीक है, उसी को तो देख रहे हैं, ए है ए वाई, उसके बाद क्या हुआ, ये जो कि ए वाई जो है, इसको पहला जो अभी तक है उसको वैसे ही लिख देना है और बाकी को उलट देना है। तो ए वाई को उसने ऐसे ही लिखा और उलट दिया, वाई ए कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा और अच्छे समझ आएगा। ए वाई वाई ए वैसे ही लिख दिया जैसे था वैसे ही, ए वाई वाई ए। उसके बाद देखो कैसे उल्टा है, फर्स्ट 2 डिजिट वाई ए, फिर ये डिजिट ए वाई, है ना। तो अगला डिजिट क्या बनेगा फ्राइडे को, तो फ्राइडे को तो पहले जो थर्सडे को बोला था वो तो बोलेगा ही, उतना तो जानता ही है बच्चा, तो पहले वही चीज लिखा जाएगा ए वाई वाई ए, फिर क्या बोलेगा वो वाई ए वाई। अब वो आगे सीखेगा, यहाँ पर वो बोलेगा वो वर्ड जो सीखा है वो, तो क्या सीखा है वो, तो इसका उल्टा सीखेगा वाई ए वाई। ठीक है, पहले वो उल्टा सीखेगा। ठीक है, तो कैसे वाई ए वाई, है ना। ये देखो इन 4 का 2-2 का उल्टा, 2-2 का ग्रुप का उल्टा बनाना है। ठीक है, 2-2 के ग्रुप का उल्टा आप बनाते जाओ, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब इसका भी 2-2 का ग्रुप का उल्टा, तो ए वाई वाई ए, है ना, ए वाई वाई ए वाई वाई ए, ये बोलेगा वो थर्सडे को। तो सैटरडे को क्या बोलेगा, सैटरडे को ये सारी बातें वो करेगा। ठीक है, और क्या करेगा बच्चों,
अब इसका उल्टा करते जाना है फिर से। तो ये सारी बातें करने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो आपके लिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ। क्या करेगा वो, पहले लिखेगा ए वाई वाई ए, फिर वाई ए वाई, उसके बाद फिर वाई ए वाई वाई ए। ये तो था फ्राइडे तक, है ना। अब फिर से सैटरडे आएगा तो अब वो नया वर्ड सीखेगा पूरा इतना ही, और इसका उल्टा जो शुरू कहाँ से होगा, वाई ए वाई, ऐसे वो करता जाएगा, ठीक है। वाई ए वाई, फिर ए वाई ए, ऐसा ही आप करते जाइए और पूरा वो लेटर बना दीजिए। तो सिंपल पैटर्न इसका है, बस सिर्फ दो लेटर को पकड़ करके वो उलट उलट के आगे सीखता जाता है, ठीक है। मजेदार लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवरी 17th मैथमेटिशियन, सॉरी नॉट 17th, 7th, एवरी 7th मैथमेटिशियन इज ऑल्सो अ फिलोसफर। ओके, 7th मैथमेटिशियन जो है दुनिया में वो क्या है, फिलोसफर है। ओके, मान गए बात। एवरी 9th फिलोसफर, यानी कि एवरी 9th फिलोसफर इज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, मतलब कि हर जो 9th फिलोसफर है आपका वो क्या है, मैथमेटिशियन भी है। बहुत बढ़िया। तो पूछा है आर देयर मोर फिलोसफर्स और मोर मैथमेटिशियंस, है ना। इतना सवाल देखे तो बच्चों को लगा ये क्या पूछ दिया है, क्या करेंगे इसको, तो इन्फिनिटी दोनों जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है, लगेगा भी। देखिए इसको ना है पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसको लिखें कैसे, इस चीज को लिखें कैसे, समझे कैसे, ठीक है। कहा क्या रहा है कि दुनिया में कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि फिलोसफर भी हैं और मैथमेटिशियन भी हैं। तो कुछ एक जर्नी जो है वो मैथमेटिशियन की है और कुछ एक दुनिया जो है वो फिलोसफर्स की है। तो बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों साइड में हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों साइड में हैं, उनके पास सारा ज्ञान है। कुछ फिलोसफर्स भी हैं, कुछ मैथमेटिशियंस भी हैं। तो पूछा है भाई ज़्यादा कौन है सो बता दो, ज़्यादा कौन है सो बता दो। अब इस चीज़ को थोड़ा सा लिखते हैं, क्या कह रहा है ये, ठीक है। देखो कुछ तो यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ तो यहाँ पर ऐसे हैं जो मैथमेटिशियन भी हैं और फिलोसफर भी हैं। मैं एम से मैथमेटिशियन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पी से फिलोसफर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और बीच वाले जो दोनों हैं वो एमपी हैं हमारे, ठीक है। सब कुछ है, एमपी लोग सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, पहला क्या कह रहा है कि जितने भी टोटल मैथमेटिशियंस हैं, जितने भी टोटल मैथमेटिशियंस हैं, अगर मैं उसका नंबर्स यहाँ पर लिखना शुरू करूँ कि टोटल मैथमेटिशियन कितने होंगे, टोटल मैथमेटिशियन कितने होंगे, जो सिर्फ मैथमेटिशियन है प्लस जो दोनों हैं, प्लस जो दोनों हैं। अब यहाँ से देखो कुछ ना कुछ तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ से टोटल मैथमेटिशियन ये इतने हैं, और कह रहा है कि हर सातवां जो है, मतलब अगर आप सारे मैथमेटिशियन को डिवाइड करना शुरू करोगे तो हर सातवां वाला जो मिलेगा वो एक मैथमेटिशियन प्लस फिलोसफर मिलेगा, राइट। जो सातवां वाला मिलेगा, हर मैथमेटिशियन को हमने 7-7 के ग्रुप में बांटना शुरू किया, तो जो सातवां मैथमेटिशियन था वो क्या था, फिलोसफर था। यानी वो मैथमेटिशियन भी है और फिलोसफर भी है। तो हम क्या करते हैं कि टोटल मैथमेटिशियन को हम बांट देते हैं 7-7 के ग्रुप में। तो बांटना मतलब डिवाइड देना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिशियन जो हैं उनको अगर हम 7 के नंबर में डिवाइड करें तो हमें हर सातवां मिलेगा एक मैथमेटिशियन फिलोसफर। सही बात है ना, सही बात है ना, समझ आ गई, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब यहाँ से हम बात करेंगे कि एक इसको अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ m + mp = 7mp। तो मतलब कि m = 6mp हम कर सकते हैं, इस तरह से कुछ हमारा आएगा, ठीक है। m = 6mp करके कुछ हमारा इक्वेशन ऐसा आता है। चलो रहने दिए अभी फिलहाल, इसको इतना काफ़ी है, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। सेम काम हम फिलोसफर के लिए भी करेंगे। तो फिलोसफर का क्या कहना है, फिलोसफर का कहना है कि हर 9th फिलोसफर मैथमेटिशियन है। तो पहले तो उसकी कहानी लिख लेते हैं, पहले तो उसकी कहानी लिख लेते हैं कि क्या है। तो टोटल फिलोसफर कितने हैं, तो यहाँ भी होंगे टोटल फिलोसफर p + mp। कुछ ऐसे जो सिर्फ फिलोसफर है, ये जो सिर्फ फिलोसफर है, और यहाँ पर ये वाले जो फिलोसफर और मैथमेटिशियन दोनों है, तो p + mp। अब यहाँ भी हर 9th फिलोसफर क्या है, मैथमेटिशियन है। तो यहाँ पर भी हम जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस इक्वेशन बनाएंगे तो एवरी 9th फिलोसफर, यानी कि इसे भी जब हम 9 के हिस्से में डिवाइड करेंगे तो हमें एक मैथमेटिशियन फिलोसफर मिल जाएगा। तो यहाँ हमने देखा m = 6mp है। उसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा p = 9mp, और उधर से mp उधर जाएगा तो -mp, यानी कि 8mp। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सेम इक्वेशन में सेम वेरिएबल से है। ये m जो है किसी नंबर का 6 गुना है, mp कुछ होंगे संख्या उसका 6 गुना है, और फिलोसफर जो है वो mp का 8 गुना है। तो कौन बड़ा हो गया, कौन ज्यादा हो गया, फिलोसफर 8 गुना है mp का, तो फिलोसफर ज्यादा हो गया। सो द राइट आंसर इज फिलोसफर हैज मोर नंबर्स।
फिलोसफर्स इज द आंसर। ठीक है, हो गया हमारा आंसर किस कौन ज्यादा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिगर्स कैन डिग 3 पिट्स इन 3 आवर्स। चलिए ये तो अपना मैथमेटिक्स था, सिंपल, फटाफट कर लेते हैं इसे कि 3 डिगर्स, एक तो देखिए आपके पास फॉर्मूला हमेशा है, ठीक है, MWH वाला, ठीक है, MDH/W1, ठीक है, वो भी लगा लेंगे, बट मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल एकदम, ठीक है। 3 डिगर्स जो है वो क्या करते हैं, कैन डिग 3 पिट्स इन 3 आवर्स, है ना। तो बोला है इन हाउ मेनी पिट्स कैन 6 डिगर्स डिग इन 5 आवर्स। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम सेट करते हैं, क्योंकि हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी पिट्स पूछा नहीं, तो हम सबसे लास्ट में पिट को रखेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसे हटा देते हैं और लिख देते हैं कि 3 डिगर्स 3 आवर्स में 3 पिट को डिग करते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक डिगर को अगर 3 घंटे दे दिया जाए तो कितने डिग को पिट करेगा वो, एक ही डिगर है, उसको 3 घंटा दे दिया गया, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो क्या करेगा वो 3/3। आखिर डिगर हम घटाएंगे तो कम करेगा वो, तो भागा देंगे हम। यहाँ पर सोचना हमेशा कम और ज्यादा से है, ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, सबसे अच्छे से इसको समझना चाहिए कि हमें यहाँ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे समझें भाई, आपको बढ़ाना है, आपको लग रहा है कि काम ज्यादा होगा, चीजें ज्यादा होंगी तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपको लग रहा है चीजें कम होंगी, चीजें घट जाएंगी तो घटाना है ना, डिवाइड करेंगे, उसे बांटना है, ठीक है। तो 3 लोग थे, 3 लोग काम कर रहे थे एक जैसा, ठीक है, मिल करके, तो ज्यादा गड्ढे खोद रहे थे, अब एक ही आदमी है तो कम गड्ढे खोदेगा, तो भागा कर देंगे हम। अब एक डिगर है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसे देंगे अब हम 1 ही घंटा, तो क्या करेगा वो, और कम खोदेगा वो, और कम खोदेगा वो, सही बात, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, 6 डिगर को 5 घंटे में कितना खोजेगा, तो हम पहले तो लगा देते हैं 6 डिगर्स, एक एक करके बढ़ाएंगे हम, उसको 1 घंटा अगर दिया जाए कितना, अब देखो 6 डिगर है तो ज्यादा लोग आ गए, तो 3 × 6/3 × 3, ठीक है। अब 6 डिगर को हमें समय कितना देना है, 6 डिगर को हमें 5 घंटे तक करवाना है काम, कितना करवाने हैं, 5 घंटे तक काम करवाने हैं, तो 5 से कर देते हैं, तो 3 × 6, समय ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा गड्ढे खोदे जाएंगे, गुना करेंगे हम। अब इसको हम काटा पीटी करते हैं, तो काटेंगे तो 3 से 3 गया, 3 × 2 = 6 गया, तो आ गया 5 × 2 = 10 पिट्स। दिस इज आवर आंसर। अब आपका जो फॉर्मूला होता है, प्यारा प्यारा मीठा मीठा फॉर्मूला, वो होता है बच्चों M1D1H1/W1 शुड बी इक्वल टू M2D2H2/W2। अब यहाँ M1 क्या है, मेन, D इज कितने गड्ढे खोदने हैं उसको, H इज आवर्स, W इज वर्क, ठीक है। तो MDH/W1, M2D2 MDH/D2, ठीक है। तो ये आपके काम हो गए, आप इससे भी फॉर्मूला पर बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर D की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर सिंपली आप इसको अगर फॉर्मूले पर बिठाइएगा तो आ जाएगा 3 आदमी 3 घंटे में 3 काम कर रहे हैं, तो हमें दिया कितना है, 6 आदमी 5 घंटे में कितना काम करेंगे, तो आ जाएगा आपका यहाँ से भी 10 आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द इक्वेशन, ठीक है, सिंपल है, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको, ठीक है। बस इस इक्वेशन को बच्चों ने जरूर बनाया होगा, क्योंकि इतने देर में यही हमारा आया, एक ये दूसरा सवाल आया जिसमें पूरा मैथमेटिक्स है सिर्फ, है ना। बाकी में तो हमारे साथ क्या हो जा रहा था, थोड़ा सा धोखा हो जा रहा था, बच्चे तो थोड़े परेशान हुए होंगे। बाकी में यही तो एक सवाल आया होगा जिसमें मन से उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा, ठीक है। करना भी है, बढ़िया बात है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप सिंपली, आई होप कि आप सभी ने ऐसे रखा होगा, 2/73 - 1/60 - 1/219 - 1/292, ठीक है। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं आपको, बट ध्यान से अगर देखिएगा आप तो आपको मिलेगा कि ये 219 और 292 73 के साथ कुछ रिश्ता नाता है। क्या रिश्ता नाता है, तो 73 जब हम निकालते हैं बाहर, 2/73 अगर हम 73 1/73 बाहर निकालेंगे अगर 219 से, तो 219 जैसे ही हम बाहर निकालते हैं 73 1/73, यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ रिश्ता नाता को हम देखते हुए कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 2, ठीक है, राइट, यस करेक्ट, थोड़ा इसे बीच में लिख लेता हूँ मैं, 2 - 1/60 पर रहने दीजिए अभी, इन दोनों में देखिए कुछ चीज़ें दिख रही है, ठीक है। क्या दिख रही है, तो 73 × 3 ये होता है, ये हो गया हमारा 1/3 - 73 × 4 जब आप करोगे तो 292 आएगा, तो 1/4 - 1/60। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व जैसे ही आप करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर कुछ आना चाहिए
365, यानी कि x इक्वल टू 365 आपका कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से सॉल्व करना है। ओके आगे बढ़ते हैं। मिक्की माउस, मिनी माउस, गुफी एंड प्लूटो, बहुत बढ़िया, क्या नाम है। मिक्की हमारा हो गया, मिक्की माउस, दूसरा नाम है मिनी माउस, तीसरा है गुफी और चौथा है प्लूटो। ये क्या कर रहे हैं, एक बेंच पर बैठे हुए हैं और बैठ के हमें परेशान कर रहे हैं ना। चलिए, इफ गुफी हुई सिटिंग इन दी राइट मोस्ट स्पॉट, चलिए बहुत बढ़िया, अब एक बेंच बनाते हैं। ठीक है, अब आप देखो, आप कहेंगे कि ऐसे देखें हम या ऐसे देखें हम, भैया आप ऐसे बैठे रहते हैं ना पेपर लिखने के लिए, तो आपका जो राइट हैंड है आप उसे राइट मानो और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसे लेफ्ट मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट मोस्ट स्पॉट कौन बैठा हुआ है, गुफी इज सिटिंग ऑन द राइट मोस्ट स्पॉट। तो ये हमारा हो गया। अगर हम देखें उस हिसाब से कि अगर मैं अभी आपको बता रहा हूं तो ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं ये इसको मैं कहूंगा राइट हैंड। ठीक है, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो जिसे जहां बिठाना है बिठाते हैं। गुफी बैठा हुआ है राइट हैंड पे, बैठा दिया मैंने उसे। राइट मोस्ट स्पॉट गेट्स अप एंड देन सिट्स डाउन बिटवीन मिक्की माउस एंड मिनी माउस। मिक्की और मिनी कहीं बैठे हुए थे, ये क्या किया हमें नहीं पता मिक्की मिनी कहाँ बैठे हुए थे, बट कुछ ऐसा किया ये कि मिक्की और मिनी जहां भी बैठे हुए थे उनके बीच में जाके बैठ गया, ये सिट्स इन बिटवीन मिक्की एंड मिनी। ठीक है, जैसे ही ये बैठ गया तो क्या होता है, देन मिनी माउस विल बी द लेफ्ट मोस्ट वन। ठीक है, मिनी माउस सबसे लेफ्ट मोस्ट में चली गई, वो कुछ ऐसा हुआ। तो मतलब कि कुछ ऐसा सेटअप बन गया कि जैसे ही ये भाई साहब गुफी भाई साहब जो थे वो मिक्की और मिनी के बीच में बैठ गए हैं, तो मिनी लेफ्ट मोस्ट में है, मतलब मिनी यहां पर है, ये तो कंफर्म हो गया हमारा। भाई साहब गुफी भाई साहब यहां पर कहीं मिलेंगे मुझे और मिक्की भाई साहब यहां मिलेंगे, तो बचा कौन हमारा, बचा प्लूटो भाई साहब, तो प्लूटो हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा क्या, दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट, दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट आफ्टर गुफी चेंजेज हर सीट और हिज हर जो भी है। देन मिनी माउस इन विच ऑर्डर आर दे सिटिंग, किस ऑर्डर में अभी वो बैठे हुए हैं, तो हो गया बात। ठीक है, किस ऑर्डर में बैठे हुए हैं, तो सबसे लेफ्ट में मिनी है, फिर उसके बाद गुफी है, फिर मिक्की है, फिर प्लूटो है। ये लो, ये उनका करंट ऑर्डर है, हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो करंट ये है और पहले कैसे बैठे हुए थे। ठीक है, अभी बैठे हुए कैसे हैं, तो अभी हैं, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि क्या है, यहाँ तो गुफी है, तो मिक्की है, मिनी है, प्लूटो यहाँ भी हो सकता है और प्लूटो यहाँ भी हो सकता है, दो जगह पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसलिए क्योंकि प्लूटो को बाद में जाना है वहां पर, है ना। तो अभी करंट जो बैठे हुए हैं उनके चेंज होने से पहले, ठीक है, देखो बिफोर चेंजिंग, अगर आप इसे बनाओगे बच्चों तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले हमारा मिनी माउस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मिक्की माउस आ जाएगा, फिर प्लूटो आ जाएगा और फिर गुफी, ये हमारा पोजीशन रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। द न्यू दिल्ली करेंसी एक्सचेंज हैज द फॉलोइंग करेंसी रेट्स। अच्छा चलो, करेंसी एक्सचेंज की बात हो रही है, लिखते जाते पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, मैथमेटिक्स का पहला रोल, जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो बड़े प्रेम से उसे लिख लो एक साइड में। तो क्या गिवन है, 11 तुर्गिस कॉस्ट 14 दिनार्स, यानी 11 तुर्गिस टीजी चलो कर देते हैं इक्वल टू 14 दिनार। चलो भाई दिनार हो गया। 22 रुपीज़, अच्छा हमारा रुपया जो है 22 रुपीज़, वो कितना है कॉस्ट 21 दिनार। ओके, 21 रुपीज़ कॉस्ट 21 दिनार, 22 रुपीज़, ओके हाँ 22 रुपीज़ कॉस्ट 21 दिनार। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ कॉस्ट 3 थालेर्स। अच्छा 10 रुपीज़ कॉस्ट 3 थालेर्स, इसे देते हैं TH, हाँ। एंड 5 क्रोना कॉस्ट रुपीज़ 2 थालेर्स। आप लोग बताइए कहाँ कहाँ की करेंसी है ये, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहाँ कहाँ की करेंसी की बात हो रही है, ये जीके भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा इसको करते हैं फटाफट, मैथमेटिक्स करते हैं फिलहाल। पूछा है हमसे हाउ मेनी तुर्गिस कैन यू गेट फॉर 13 क्रोनाज। अच्छा 13 क्रोना में 13 कोरोना में कितने हमें तुर्गिस मिलेंगे, है ना, हमसे ये बात करी गई है। चलिए भाई देखते हैं कि कितने मिलेंगे। तो हमें क्रोना से तुर्गिस के पास जाना। अब यहां से देखिए सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं आपके कई बार कई जगहों पर। क्रोना से मुझे कहां जाना है, तुर्गिस के पास। क्रोना और तुर्गिस का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या नहीं है। तो हमें देखना है कि क्रोना और तुर्गिस के पास पहुंचा कैसे जाए। तो क्रोना से रिलेशन है थालेर का, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि थालेर का रिलेशन कुछ ऊपर है क्या। तो थालेर का रिलेशन है रुपया के पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले मुझे थालेर से रुपया में जाना पड़ेगा, फिर रुपया से दिनार में, फिर उसके बाद हम तुर्गिस में जाएंगे। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है ना।
तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एक करेंसी को फिक्स रख सकते हैं और उसके हिसाब से बाकी को चेंज करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि थालेर से हम तुर्गिस के पास पहुंच सकते हैं, कोरोना से थालेर, थालेर से रुपया, रुपया से दिनार, दिनार से तुर्गिस। अब पहुंचना शुरू करते हैं, है ना, अब पहुंचना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि थालेर है हमारे पास, कोरोना इक्वल टू थालेर है, तो कुछ कुछ थालेर को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 थालेर को तुर्गिस कर दिया हमने, या 2 थालेर को हटा करके तुर्गिस लिख दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ है थालेर का रुपया के साथ रिलेशन। तो सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा 3 थालेर है इक्वल्स टू 10 रुपीज, तो 2 थालेर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10/3 इंटू 2 दैट इज 20/3 रुपीज। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 2 थालेर को रुपया, यानी अब यहाँ से हम यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या आ गया, 5 कोरोना इक्वल टू 20/3 रुपीज, यानी रुपीज तक पहुंच चुके हैं। अब हमको ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर जाते हैं। अब यहाँ से रुपीज और दिनार को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऊपर दिनार है थालेर से, तो हम 1 दिनार के बराबर निकालते हैं कि कितना वैल्यू होगा। सो तो हमें गिवन है कि 21 दिनार के बदले कितनी है, तो 21 दिनार के बदले मिलते हैं मुझे 22 रुपए। 21 दिनार के बदले मुझे मिलते हैं 22 रुपए, है ना। तो 1 दिनार के बदले कितना मिलेगा मुझे, 1 दिनार के बदले मुझे मिलेगा 22/21 रुपया। बिल्कुल सही बात। तो हमारे पास दिनार कितने हैं, हमारे पास 14 दिनार है, तब ना हम उसको तुर्गिस में कन्वर्ट करेंगे। या फिर इसे हम सिंपली क्या कर सकते थे, चलिए ठीक है, जैसे चल रहे वैसे चलते हैं। अगर हम 14 दिनार है तो अब कितने मिलेंगे मुझे, 22/21 इंटू 14, है ना, 22/21 इंटू 14 रुपीज। यानी यहाँ पर हम डायरेक्टली 11 क्या था ये नाम भी, तुर्गिस, हाँ तुग्रिक्स इक्वल टू इतने दिनार हम लिख सकते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, लिख देते हैं। कहाँ गया, इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें, 7 3 जा 7 2 जा, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, ये हो गया 44/3 रुपीज। चलो भाई 14 दिनार इक्वल टू इतना रुपीज है हमारे पास, 14 दिनार इक्वल टू इतना रुपीज है, यानी कि यहाँ से अब क्या रिलेशन आ गया बच्चों कि 44/3 रुपीज इज इक्वल्स टू 11 TG। ये भी तो आ गया हमारे पास ना, ये भी आ गया हमारे पास। अब देखो हम रिश्ते के पास पहुंच रहे हैं। अभी हमें पता था 2 थालेर इक्वल टू इतना रुपया, और 2 थालेर इक्वल टू 5 कोरोना है। ठीक है, 2 थालेर इक्वल टू 5 कोरोना है, तो हमें कोरोना और आप 13 कोरोना, यानी कोरोना और तुगरिक का रिलेशन पता करना है हमें, है ना। तो अगर हमें 5 कोरोना के बदले कितने तुगरिक मिलेंगे, तो हम 13 के बदले भी निकाल सकते हैं, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं, है ना। तो 44/3, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, बन गया जगह। अब हम लोग अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें पता है 44/3 रुपीज इक्वल्स टू 11 TG। तो हमारे पास है कितना, 20/3, 20/3 के बदले निकालते हैं, 20/3 रुपीज इक्वल टू 11/44 इंटू 3। आई होप आपको बात क्लियर लग रही होगी। ठीक है, इंटू 20/3 चलिए इसको काटा पीटी कर देते हैं। तो इससे मैं काटूंगा तो 3 से 3 गया, ठीक है, 11 4 जा, और 4 से ये 5 टाइम्स, तो ये हो गए हमारे 20/3 रुपीज इज इक्वल्स टू 5 TG। अब यहां पर आ जाते हैं वापस से। अब यहां पर आते हैं, यहां पर आपने देखा 2 थालेर इक्वल टू था 20/3 रुपया, यानी कि इक्वल्स टू 20/3 रुपया था। अब 20/3 रुपया इक्वल्स टू कितना आया हमारा, 5 TG। तो 5 कोरोना इक्वल टू 5 TG आ गया हमारे पास, है ना। 5 कोरोना इक्वल टू 5 TG। हमें से पूछा कितना है, हमें पूछा 13 कोरोना का वैल्यू बता दो, तो 13 कोरोना इक्वल टू 13 TG। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर कैलकुलेशन। बस ध्यान से धैर्य से करना क्या है, एक एक स्टेप आई ऊपर चढ़ना है और अपना रिलेशन निकाल देना है। आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हो धीरे धीरे, ठीक है, तो आराम से आप बना लीजिएगा। 11 TG इक्वल टू 14 दिनार। अब यहाँ पर रुपया था, उसको आप हटाओ, दिनार को जो है वहाँ सीधे 14 दिनार इक्वल टू इतना, तो 21 दिनार इक्वल टू कितना TG होगा वो आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से आप 22 रुपये के बारे में पता चल गया तो 10 के बारे में पता चल जाएगा, तो यानी 3 TH इक्वल टू कितना आपको TG मिलेगा वो पता चल जाएगा। उससे आप 2 TH के बदले निकाल दिएगा 5 के बदले, तो आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं और आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेलेंटाइन एंड कॉकरोच सेड ही कुड रन विथ ए स्पीड ऑफ, वेलेंटाइन द कॉकरोच, ओके, कॉकरोच का नाम वेलेंटाइन है, ठीक है भी वेलेंटाइन कॉकरोच के जैसा है, ठीक है। वेलेंटाइन द कॉकरोच सेड ही कुड रन विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर मिनट, ओके,
कॉकरोच बोल रहा है कि मैं 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से दौड़ सकता हूँ। चलो पहला डेटा तो ये दिया हुआ है 50 मीटर्स पर मिनट, लिख लेते हैं इसे। No one believed him and they were right. Valentine got confused and thought there were 60 centimeter in a meter. Okay, तो उसने क्या सोचा, according to Valentine उसे लगता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, पहला चीज तो ये लगता है उसे। एंड 100 सेकेंड्स इन ए मिनट, अच्छा 1 मीटर एंड 1 मिनट इक्वल टू उसे लगता है 100 सेकेंड्स। ठीक है, ये दो चीजें लगती हैं उसे। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि सो व्हाट इज वैलेंटाइन्स रियल, अच्छा वैलेंटाइन की एक्चुअल स्पीड क्या है भैया वो बता दो मीटर पर मिनट में, बता देते हैं, तुरंत बता देते हैं। उसके हिसाब से 50 मीटर वो दौड़ रहा है 1 मिनट में। ठीक है, उसके हिसाब से वो 50 मीटर दौड़ रहा है 1 मिनट में। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन उसकी स्पीड क्या है 50 मीटर पर मिनट। 50 मीटर पर मिनट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो 1 मिनट यानी कि 100 सेकेंड में 1 मिनट उसके हिसाब से 100 सेकेंड है, तो 100 सेकेंड में वो कितना दौड़ रहा है 50 मीटर दौड़ रहा है, 50 मीटर दौड़ रहा है। अब इसी से हमारा स्पीड निकल जाएगा कि 100 सेकेंड में 50 मीटर जाता है। ठीक है, 50 मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि उसका मीटर का हिसाब किताब खराब है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटू अगर हम 60 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, यानी 100 सेकेंड में 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर, तो 60 सेकेंड में 180 सेंटीमीटर होगा ना, सिंपल है। ठीक है, तो उसकी स्पीड आ गई आपके बच्चों 180 सेंटीमीटर पर मिनट। समझ गया ना कैसे लिखा मैंने, 60 सेकेंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, अब 180 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो जो जिसमें हमारा आंसर पूछा है तो 180 मीटर पर मिनट, दिस इज व्हाट वैलेंटाइन्स एक्चुअल स्पीड इज। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। ये सब में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेकेंड में होते हैं हमारे पास 60 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं हमारे पास, ये हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। At the start of year, screws, nuts and bolts were equally priced at $1 per kg. ओके, ओरिजिनल प्राइस क्या है भाई, लिख लेते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखिए, ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्क्रू, बोल्ट, नट $1 पर kg। अब पढ़ते आगे सवाल, अगला क्या लिखा है, ऑन Feb 27, 27 फरवरी को that screws should increase in price by 50%. Okay, on Feb 27th screw got increased by 50%. स्क्रू का दाम 50% बढ़ा दिया गया, स्क्रू का दाम 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है, एंड बोल्ट शुड डिक्रीज, बोल्ट का दाम क्या कर दिया, घटा दिया गया। कितना घटाया है 50% से, दिस इज द लाइन। ठीक है, ऑन 28th द ओनर चेंज द प्राइस अगेन। अच्छा ठीक है, ओनर बड़ा ही टेंशन में है, बिक्री नहीं हो रही है ना, प्राइस बदल रहा है बार बार। दिस टाइम द प्राइस ऑफ स्क्रूज वेंट डाउन। अच्छा, स्क्रू का प्राइस बढ़ाया तो बिक्री घट गई, उसने क्या किया, प्राइस घटा दिया 50% से। एंड प्राइस ऑफ बोल्ट वेंट अप बाय 50%, बोल्ट का प्राइस 50% बढ़ा दिया, बोल्ट ज्यादा बिक रहा था तो। हाँ ठीक है, व्हाट विल बी द लीस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू बाई इन मार्च। ठीक है, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है ये। ठीक है, देखिए स्क्रू तो लोग खरीदेंगे तो बोल्ट भी खरीदेंगे, इसलिए ऐसा करो स्क्रू सस्ते कर दो, बोल्ट महंगे कर दो। ठीक है, बढ़िया है। व्हाट विल द लिस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू बाई इन मार्च। चलो मार्च में सबसे महंगा और सबसे सस्ता प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछा है। 28 के बाद जो अगला दिन आएगा उस दिन कौन सबसे महंगी चीज रहेगी, कौन सबसे सस्ती चीज रहेगी वो पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो 27 तारीख को पहला चेंजेस लाया उसने। ठीक है, तो आफ्टर 27th प्राइसेस को जरा हम देखते हैं। तो प्राइस ऑफ स्क्रू क्या किया उसने, 50% से इंक्रीज कर दिया। तो प्राइस ऑफ स्क्रू क्या हो गया, $1 प्लस 50% से बढ़ाया है उसने, तो 1 का 50% कैलकुलेट करोगे, 1 का 50% कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, है ना, यानी ₹1.50 हो गई प्राइस स्क्रू की। और उसने प्राइस ऑफ बोल्ट यानी बोल्ट के प्राइस को घटा दिया, बोल्ट के प्राइस को क्या किया उसने, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, बोल्ट के प्राइस को अगर रिड्यूस कर दिया तो क्या हो गया, 1 में से इसका 50% चला गया, यानी कि बचे 0.5 रुपीज़। ये था 27th का काम उसका।
27 का कारनामा ये था, है ना। तो 28 को क्या किया वो भी देख लेते हैं जरा, ठीक है। ऑन 28 और ऑन की जगह पर आफ्टर 28, 28 तारीख के बाद क्या हुआ, बिक्री घट गया उसका, है ना। तो क्या किया, स्क्रू का प्राइस घटा दिया, बोल्ट का प्राइस बढ़ा दिया। तो न्यू प्राइस ऑफ स्क्रू, न्यू प्राइस ऑफ स्क्रू तो 1.50 माइनस 1.50 का 50%, तो 150 का 50% 75 आता है, 0.75 घटेगा तो प्राइस हो जाएगा इसका 0.75, है ना। और न्यू प्राइस ऑफ बोल्ट, बोल्ट का भी प्राइस क्या किया उसने 50% से बढ़ा दिया है, 50% से बढ़ा दिया है, तो मतलब कि 0.5 प्लस 0.5 का 50%, दैट मीन्स ये भी 0.75 हो गया। चलो भाई, तो अगला दिन क्या प्राइस रहा, अब हमारे पास फाइनल प्राइसिंग आ गई, ठीक है। तो ऑन 1 मार्च स्क्रू की प्राइस क्या हो गई है, स्क्रू की प्राइस 0.75 हो गई है, बोल्ट की प्राइस क्या हो गई है 0.75 हो गई है, बट नट के साथ कुछ नहीं कर रहा था वो, नट के साथ कुछ नहीं कर रहा था, तो नट की प्राइस तो ओरिजिनली पड़ी हुई है $1 पर केजी, $1 पर केजी। तो हमारा आंसर आ गया कि हमारा ये दोनों सेम प्राइस हो गए, लिस्ट एक्सपेंसिव लिस्ट, और ये नट जो हो गया हमारा दैट इज मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द 15th क्वेश्चन इज इन द सीक्वेंस 2, 6, 12, 30। अरे बहुत ही आसान, क्या कह रहा है देखो, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, पूछा आगे क्या होगा बता दो। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 4, 6, 8, 10, तो लगेगा 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो अगला जुड़ेगा आपका 12, 14, ठीक है, सब में ऐड होता जा रहा है। आप भी ऐड कर दो फटाक से, तो आप भी ऐड करोगे तो क्या लिखा जाएगा आपका यहाँ पर 30 + 12 42, नेक्स्ट 42 में 14 ऐड करोगे तो 56, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था, चलो बहुत बढ़िया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया आंसर का और ये भी, चलो खत्म, कोई तो दिया, बढ़िया सवाल, आसान सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलीसा हैज ए मोबाइल फोन, इट्स फुल्ली चार्ज, बैटरी गिव्स हर 6 आवर्स ऑफ टॉक टाइम। अच्छा, फुल्ली चार्ज जो बैटरी है वो कितना देता है, फुल्ली चार्ज बैटरी गिव्स 6 आवर्स ऑफ टॉक टाइम, ठीक है, ये पहला इंफॉर्मेशन मेरा। 210 आवर्स ऑफ स्टैंड बाय टाइम, दूसरा इंफॉर्मेशन हमारा, ठीक है। व्हेन अलीसा बोर्डेड द ट्रेन द फोन वाज फुल्ली चार्ज, चलो शुरुआत किया उसने फुल चार्ज से, और जब डेस्टिनेशन में पहुंची तो पूरा बैटरी खत्म, ठीक है, पूरा मूवी देख कर खत्म कर दिया। हाउ लॉन्ग डिड अलीसा ट्रेवल ऑन द ट्रेन इफ इट इज नोन दैट शी वाज टॉकिंग ऑन द फोन एग्जैक्टली फॉर हाफ ऑफ द हर जर्नी। अच्छा, आधा जर्नी तो बातचीत में बिता दिया गया है ना, बहुत गप्पे हुई है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं अपना काम, ठीक है। तो सिंपली क्या कह रहा है सवाल, ये सवाल ऐसा कह रहा है कि कोई एक मोबाइल फोन है, ठीक है, दिखता है मोबाइल फोन में आप अगर खरीदिएगा तो स्टैंड बाय टाइम और टॉक टाइम होता है, 2 तरह की टाइम होती है, ठीक है। तो उसने कहा है कि देखो भाई, टॉक टाइम जो है उसका ऐसा है कि 6 घंटे चलेगा, बातें करते रहिएगा आप कंटिन्यूअस तो, और अगर आप फोन को सिंपली स्टैंड बाय टाइम का मतलब है आप बस ऑन करके छोड़ दिया है आपने, स्टैंड बाय पे है, तो ऐसे 210 आवर्स चलेगा, वो कुछ भी आप नहीं करते उसमें। तो हुआ ऐसा कि उसने जितनी भी देर जर्नी करी, हाफ ऑफ द टाइम वो बातें कर रही थी, और उसमें उसका बैटरी पूरा समाप्त हो गया जब उसने जर्नी समाप्त करी। तो शुरू करा था 100% से, अंत किया 0% हो चुका था। पूछा था कितनी देर उसने जर्नी करी है। चलिए बहुत ही अच्छा है, हम करते हैं कि चलो 6 आवर्स अगर वो बातचीत करता है, बैटरी का लाइफ क्या है, बैटरी का लाइफ क्या है, तो देखा हमने, तो हमारे पास हमें टॉक टाइम मिलता है 6 आवर्स का, और स्टैंड बाय टाइम मिलता है हमें 210 आवर्स का। ये बैटरी का स्ट्रेंथ है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेम बैटरी, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेम बैटरी। तो यहां से हम पहले एक काम करते हैं कि हमें दिया हुआ है कि आधी जर्नी, यानी आधी जर्नी क्या करी है उसने, गप्पों में बिता दिया है, ठीक है, और बाकी की जर्नी फोन सिंपली स्टैंड बाय मोड पे पड़ा हुआ था, हमें नहीं पता उसका क्या हुआ ऐसा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए हमें पता चलेगा, सबसे पहले हमें टॉक टाइम और स्टैंड बाय टाइम और इसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, है ना, कि क्या देता है। तो अगर हम बात करें कि भाई 6 आवर अगर आप टॉक करते हो तो आपको मिलता है 210 घंटे का स्टैंड बाय टाइम। ऐसा हम समझ सकते हैं कि दोनों की बैटरी का पावर दोनों इक्वल है। तो वहां से अगर हम 1 आवर ऑफ टॉक का हिसाब निकालेंगे स्टैंड के हिसाब से कितना होगा, तो दैट इज 210/6, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा
18 130 35. That means 1 hour of talk time will cost 35 hour of स्टैंड बाय टाइम, तब ये बैटरी जाकर इक्वल होती है। अब हम बात यहां पर देखिए, खत्म हो गई बात, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। मान लेते हैं, हम मानने में तो माहिर है, मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि लेट हर जर्नी लेट ऑन हर जर्नी सी इज टॉकिंग फॉर x आवर्स, है ना, सी इज टॉकिंग फॉर x आवर्स, सी इज टॉकिंग फॉर x आवर्स। तो जर्नी टाइम क्या हो गया 2x। आप ना x जर्नी टाइम भी मान सकते थे, बस होता ये कि टॉक टाइम हो जाता फिर x/2, तो ऐसे फ्रैक्शन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए बस हम लोग ये सब काम कर लेते हैं, है ना। तो देखो 1 hour ऑफ टॉक टाइम गिव्स 35 hour ऑफ स्टैंड बाय टाइम। तो x आवर ऑफ टॉक टाइम उसको कितना देगा, उसको देगा 35x ऑफ स्टैंड बाय टाइम, राइट। नाउ आपको नहीं लगता कि ये समय मिल करके, ठीक है, जो x उसने क्या किया है, बातचीत किया है, x हमने किया ना कि x उसने बातचीत किया है, और 35x उसका टॉक टाइम निकला, क्योंकि x आवर बातचीत करेगी तो 35 आवर्स का टॉक टाइम उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो गिवन इन्फॉर्मेशन था वहां से हम निकालेंगे कि x आवर बातचीत किया उसने और 35x उसका स्टैंड बाय टाइम पे अगर रहा, दैट शुड बी गिवन इक्वल्स टू 210, दैट शुड बी इक्वल टू 210, ठीक है। तो यहाँ से जब x निकालिएगा तो आपको क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, टोटल टाइम आपका आ जाएगा 36x, यानी x इज इक्वल टू 210/36, 210/36। तो टोटल जर्नी टाइम, ये x है हमारा टॉकिंग टाइम, जर्नी टाइम है 2 टाइम्स ऑफ x, है ना, 2 टाइम्स ऑफ x। बस सिंपली इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आ जाएगा 210/18, दैट इज इट्स राइट आंसर, ठीक है। यानी कि उसको जब आप तोड़ फोड़ कीजिएगा तो आपका टोटल जर्नी टाइम आ जाएगा 210/36 इंटू 2। ये 2 क्यों किया हमने, क्योंकि 2x उसका जर्नी टाइम है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। 2 से 18, अब इसको थोड़ा सा और आप तोड़ दो तो ये हो जाएगा 3 से 6 टाइम, और ये 3 से 70 टाइम्स, यानी कि 2 से 35/3, 35/3 आवर्स उसकी रही है जर्नी टाइम, ठीक है। इसको भी अगर आप तोड़िएगा आवर्स एंड मिनट में तो आप तोड़ सकते हैं, ये आपका 11 आवर्स एंड आपका सम मिनट्स, ठीक है, 11 आवर्स एंड 40 मिनट्स, यस दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The diagonals of a parallelogram are of length 24 and 10 and are perpendicular to each other. Okay, so this is the game. Perpendicular to each other. ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, यही इन्फॉर्मेशन बताता है कि हम किस टाइप का पैरेललोग्राम की बात करने वाले हैं। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, व्हाट इज पैरेललोग्राम, तो जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो आपने जनरली पैरेललोग्राम ये देखा होगा, ये फिर ऐसे फैला हुआ रहता है, ये रहता है हमारा पैरेललोग्राम, राइट, ये नहीं रहता है, ठीक है, इसे हटा दो, ये रहता है हमारा ABCD, एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है। पैरेललोग्राम होने के लिए यही कंडीशन चाहिए कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में हमारा रेक्टेंगल भी आता है, दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, हमारा स्क्वायर भी आ जाएगा फिर, और एक और फिगर आता है हमारा रोम्बस। ये सारे के सारे पैरेललोग्राम है। अब यहां पर कौन सा वाला पैरेललोग्राम का बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेलल लेंथ क्या क्या गिवन है। तो हम देखेंगे कि यहां दिया हुआ है डायगोनल्स का लेंथ 24 एंड 10। देखो बच्चों, डायगोनल्स जो होते हैं वो गिवन है 24 एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो सबसे पहला हमारा ये कट, क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये कट यानी स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इस पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं बनता, और यहां बोला है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां पर परपेंडिकुलर भी है, यहां पर परपेंडिकुलर नहीं था, तो ये वाला पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, रोम्बस, ठीक है, क्योंकि रोम्बस ही वो फिगर है, रोम्बस ही वो पैरेललोग्राम है। ये थोड़ा काइट जैसा बन गया, रोम्बस ही वो पैरेललोग्राम है जिसमें क्या होता है बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर भी होता है डायगोनल्स, हमारे डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं और इक्वल नहीं भी होते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। रोम्बस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा, और ये बराबर और ये बराबर रहेगा, ठीक है। तो बस खत्म हो गई बात यहां से, ठीक है। अब यहां पर क्या देख रहे हैं? ये 4 इक्वल ट्रायंगल्स, राइट, 4 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर्स डिवाइड करते हैं रोम्बस को। तो आप किसी भी एक क्या कहते हैं इसे, ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लीजिए और आपको क्या हो जाएगा कि भुजाएं और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना, मतलब साइड्स भी ज्ञात करने, मतलब आपको ये वाला साइड्स, ये वाला साइड, ये एक्स भी फाइंड आउट करना है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम सिंपली कर सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहां इसको अगर मैंने ओ कह दिया तो ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? एक्स स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ओ ए आपको पता है 10 का आधा 5, ये 12 और ये 12, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आधे आधे में काटेगा, 24 का आधा 12 और 10 का आधा 5। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 144 प्लस, तो एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा एक्साइटमेंट में ऊपर अंडरस्कोर ये नहीं होगा, एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर 169 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, है ना। एक्स इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हमारा आ गया, यानी साइड हमारा आ गया, यानी साइड इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। नाउ पूछा हमसे एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है रोम्बस का हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो आप यहां से निकाल लो, हाफ इंटू 24 इंटू 10, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और इंटू 4 कर दो, वो भी चलेगा, ठीक है। साइड का भी एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जो कि इसी से आता है, ठीक है। तो भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। बहुत अच्छा, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ BC इज इक्वल टू BM, BC इज इक्वल टू BM, तो x की वैल्यू बताइए। हाँ सिंपल। देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल दिखे, कोई भी ट्रायंगल दिखे, और अगर आपको उसमें दो साइड्स आपको दिख रहे हैं कि बराबर बराबर इक्वल इक्वल जैसे दिख रहे हैं, जैसे ही दो साइड आपको बराबर बराबर जैसे दिखे, आपके दिमाग में पता है सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए कि पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो आइसोसेलेस का खेल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आइसोसेलेस वाला गेम हो रहा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा, तभी इसने दो साइड ऐसा दिया है आपको। मतलब 99% क्वेश्चंस में आपको अगर दो साइड बराबर दिए हुए और एंगल पूछ रहा है आपसे, तो आप एक बार जरूर सोचिएगा आइसोसेलेस का एंगल, आपको मोस्ट प्रोबेबली आंसर मिल जाएगा, जैसे इसमें भी आंसर मिल गया। अगर मैं लूं कि इन ट्रायंगल, सिंपली करता हूं इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM एंगल A, चलिए मैं इसको लिखता हूं एंगल AMB प्लस 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से हम तुरंत से निकाल लेंगे कि एंगल AMB जो होगा, यानी ये वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 70 यानी कि 110 डिग्री, 45 प्लस 25 70, 40 में 60 70, ठीक है। तो ये हो गया 110 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल भी बहुत सारे बच्चों को दिख गया होगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल CMB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। कैसे? तो देखो बच्चों, एंगल CMB प्लस एंगल, एक हमारा लाइन ऊपर लिख सकते थे अपने आंसर शीट में, क्योंकि रिटन एग्जाम होता है इसलिए ऊपर में एंगल CMB ऐसे लिख सकते थे, देखिए एंगल CMB प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? तो लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। तो यहां से आ गया हमारा 70 डिग्री। बालकों, जैसे ही ये 70 डिग्री आया, आप देखो कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके दो साइड बराबर हैं, तो आपको पता है ना कि जो ये कॉमन वर्टेक्स बना रहे हैं उसके जो अपोजिट जो एंगल होंगे दोनों, ये भी दोनों बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होता है ना। तो यहां से हमारा ये वाला एंगल आ गया कि ये तो 70 आ गया हमारा, तो देयरफॉर x इज ऑल्सो, दिस इंप्लाइज दैट x इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। तो कैसे? तो अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये हो गया हमारा x इक्वल टू 70 डिग्री, यहां से क्लियर। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल
MBC is isosceles triangle with MB equal to BM equal to BC, ठीक है। Therefore angle BMC and BCM are equal, ठीक है। Therefore x equal to 70 degree, this is the answer, simple। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so the next question is in the right angle triangle ABC M is the midpoint। अच्छा, M is the midpoint, इस बात से बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिल गया। M is the midpoint of the hypotenuse AC, find x। okay, M जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब आपको पता है बच्चों, ये इसको बीच से काटेगा, M जो है इसको बीच से काटेगा, यानी AM इज इक्वल टू MC, AM इज इक्वल टू MC होगा। और एक प्रॉपर्टी होती है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse is the circumcenter, circumcenter होता है उस सर्किल का जो इसको इनक्लोज करता है, circumcenter of the circle, ठीक है। तो यहां से देखिए बात क्या है कि एक सर्किल अगर इसके चारों तरफ ड्रॉ की, circumcenter क्या होता है, उस सेंटर का सर्किल जो इस ट्रायंगल को चारों तरफ से इनक्लोज कर रहा है। बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सर्कल है जो इसको टच करता हुआ, इसके तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है, तो ये इसका सेंटर रहेगा। ये जो M है, M इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि सवाल बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। ये 10 है तो आपको पता है AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड आपको पता है कि MC इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू X विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैसे, तो दिस इज रेडियस ऑफ द सर्किल। इसमें बस आपसे RIMC यही वाले प्रॉपर्टी आपको याद है कि नहीं, वो देखना चाह रहा था। अगर किन्हीं को याद नहीं है तो उनके लिए थोड़ा कन्ग्रुएंसी भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ा होता, जो कि ऑब्वियस बात है क्लास के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, 10th में है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, और फिर उसके कन्ग्रुएंसी प्रूफ करके फिर हम इसे प्रूफ करते हैं। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये वाला जो लेंथ होता है, अगर M मिड पॉइंट है और अपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे एक लाइन ड्रॉ करी गई है और वो जहां पे टच करा, अगर वो मिड पॉइंट है, जिस तरह से M है यहाँ पर, तो क्या होगा, तो आपका ये जो रहेगा, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस बाइसेक्टर्स लेंथ। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the next question is also a geometry। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। In the figure, arc AB measures 120 degree, arc CD measures 30 degree. AB this arc and CD this arc। ओके, ठीक है। What is x? x पूछा, चलिए ठीक है, देखते हैं पहले इसको ध्यान से, कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं पहले इसमें। हमारा गिवन क्या क्या है, गिवन है कि AB आर्क, ठीक है, ऐसा सिंबल दिया जाता है आर्क का। दिस मेजर्स 120 डिग्री एंड CD मेजर्स 30 डिग्री। चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल, फटाफट पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। सो ये हमारा हो गया सेंटर, कुछ लाइंस वगैरह बना लेते हैं। सो अच्छा इसी कलर से, दिस इज, ये AB वाला एंगल बनेगा और इससे CD वाला एंगल बनेगा। ये O दे देते हैं हम सेंटर, बहुत ही फेमस नाम है O, वही रखते हैं। चलो ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है बालकों, और ये वाला एंगल हमें गिवन है, ठीक है, गिवन है हमारे पास। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो गिवन है AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड एंगल COD इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस इज गिवन। चलो अब देखो, अभी अभी हमने बात किया था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरी बात, तो मैंने कहा था कि एक चीज पर ध्यान रखना बालकों, और वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। जहां भी मौका मिले ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ध्यान रखा करो, बड़े काम की चीज है ये। देखो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बराबर है ना रेडियस, ये बराबर है ना रेडियस, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, राइट। ये एंगल
इस एंगल के बराबर होगा। यहां पर भी अगर देखें इस वाले ट्रायंगल में, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये सब सारे रेडियस है, ये सब सारे क्या हैं, रेडियस हैं। ठीक है, तो बस हमें इन्हीं सब चीजों पर ध्यान रखनी है ना, हमें इन्हीं सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा विचार रखना है सवाल को करते समय। थोड़ा सा साफ सफाई कर दिया जाए, थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। चलिए मैं लिख दूंगा सारा, तो हम लोग फटाफट अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। ठीक है, हम लोग फटाफट अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल यहां पर आइए इस वाले एंगल पर। ठीक है, क्योंकि हमें देखो इन दोनों एंगल्स को पता करना पड़ेगा। तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी ओ सी प्लस ये हो गया हमारा एंगल ये वाला एंगल सी ओ डी। हम एक सर्कल से घूम रहे हैं। ठीक है, एंगल ए ओ बी इसको लिया हमने, फिर हम इसे ले रहे हैं, फिर हम इसे लिखेंगे। तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल डी ओ ए। ये सब क्या है, ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। अब देखो बाल को फटाफट कुछ कुछ हम लोग मानते हैं। ये एंगल को हमने माना, ये एंगल को हमने माना बाल को, इस एंगल को x मानते हैं हम लोग, तो ये भी x हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग y मानते हैं, तो ये भी y हो जाएगा। और इस एंगल को z मानते हैं, तो ये भी z हो जाएगा। अच्छा, x तो ऑलरेडी माना हुआ है, तो x को हम नहीं मान सकते, x तो ऑलरेडी कहीं और के लिए है, तो हम इसे मान लेते हैं m, तो ये भी हो जाएगा m। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये वाला एंगल क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। ये वाला एंगल जो लिख सकते हो बालकों, इसको लिख सकते हो ना आप 180 डिग्री माइनस 2m। और उसी तरह से सिमिलरली इस एंगल को लिख सकते हो 180 माइनस 2y। ठीक है, ये चीज तो लिख ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, वेरिएबल कम से कम करने हैं हमें, तो हम इसमें थोड़ा सा लिखते हैं। तो एंगल ए ओ बी ये तो गिवन है, ये तो गिवन है 120 हमने लिखा है अभी 120। ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी अभी हमने निकाला कितना 180 माइनस 2m प्लस सी ओ डी अभी हमें गिवन है 30 प्लस एंगल डी ओ ए तो 180 माइनस 2y विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो बालकों देखो क्या है 180 प्लस 180 360 हो रहा है ना, 180 प्लस 180 360 हो रहा है। हम उड़ा देते हैं इसे, ये हमने खत्म कर दिया इससे। चलो 0 हो गया। 120 प्लस 130 50, तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है आगे का रिलेशन 120 प्लस 30 150 माइनस 2m प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहां से देखो आ जाता है m प्लस वाई इज इक्वल्स टू, देखो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 2m प्लस वाई, फिर 2 को यहां तो 75, तो m प्लस वाई इक्वल टू 75। यहां से हमारा पहला रिलेशन निकला m और y का। इससे क्या फायदा होगा, क्यों ये सब किए हम लोग, पता चलेगा अभी पता चलेगा, धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी। इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, इस ट्रायंगल में हमारा z सेम है। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमारा z सेम है, तो हम देखते हैं क्या करना है, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट। अब यहां से हम थोड़ा सेकंड स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सेकंड पेज है। ठीक है, जगह थोड़ा सा, हाँ चलिए, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी 120 डिग्री प्लस 2z इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, z की वैल्यू क्या आ गई जल्दी से बता दीजिए। तो z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 160 2z इक्वल टू 60, तो z इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ से आपने निकाल लिया, खत्म। अब हम पहुंचेंगे रिजल्ट की तरफ। अब आ गया हमारा रिजल्ट। अब देखो ये सब क्यों कर रहे थे, इतनी कहानी हम क्यों कर रहे थे, अभी जो लिखने वाले हैं ध्यान से देखिएगा उसको। ठीक है, अब यह है मेरा यहां से शुरू हो रहा है हमारा आंसर पार्ट, है ना, फाइनल। कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं ज्योमेट्री में, वो ध्यान से देखना है। ठीक है, कि जैसे जैसे हमको जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें निकालना चाहिए। क्योंकि देखो अब यहां से हम इस ट्रायंगल को लेंगे ए बी और ई, तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। देखिए ध्यान से ए बी ई, ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है,
है ना, वहाँ हमें y प्लस जेड चाहिए था ना, वहाँ हमें y प्लस जेड प्लस एम चाहिए था ना, इसीलिए हमने यहाँ m प्लस वाई और z सब कुछ निकाला। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग फटाफट से काम करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री जानते हैं हम लोग, लिख देते हैं। एंगल A क्या है हमारा, तो एंगल A है Z प्लस वाई, एंगल A है Z प्लस वाई, ध्यान से लिखना, Z प्लस वाई प्लस एंगल B क्या है, एंगल B है Z प्लस एम, एंगल B है Z प्लस एम, Z प्लस एम प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो हमें निकालना ही है, प्लस x हमें 180 डिग्री ये मतलब Z निकालना है हमें। ठीक है, तो Z प्लस Z 2Z है। ठीक है, Z प्लस Z 2Z हमें अभी निकाला था हमने, 2Z की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री प्लस देखो बच्चों y प्लस m, y प्लस एम हमने निकाला है ना 75, तो लिख देते हैं 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 75 प्लस 60 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 135, 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा बच्चों, तो ये बचेगा आपका 45 डिग्री। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं, बस कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ कुछ थोड़े से नजरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का थोड़ा यूज, और उसके बाद हमारा आंसर। पेशेंस इज द की टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पार्ट 2 यहां से शुरू हो गया है, तो पार्ट 1 हमारा समाप्त हुआ, पार्ट 2 इसके जस्ट अगले वीडियो में है। धन्यवाद।